Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मेरे साथ हमारी एस्थेटिशियन डॉक्टर नदा हैं जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन हम सब की ज़िंदगियों से रेलिवेंट है। हम सब ख़वातीन को ज़िंदगी के मुख्तलिफ फेजेस से गुजरना पड़ता है। प्यूबर्टी उनमें से एक है, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी उनमें से एक है, एंड देन पोस्ट प्रेगनेंसी उनमें से एक है, एंड देन मेनोपॉज उनमें से एक है। ये सब हार्मोनल वो फेजेस हैं खातून की ज़िंदगी के जिसमें से कि वो गुजरती है, और इन सब के इफ़ेक्ट्स उसकी ना सिर्फ सेहत पे पड़ रहे होते हैं, मिजाज पे पड़ रहे होते हैं, उसकी खूबसूरती पे पड़ रहे होते हैं। सो कैसे इन फेजेस को डील करना है और इन सब में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करें पिगमेंटेशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाई थी? मैं बिल्कुल। हमारी एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो आज हमें बताएंगी। मुझे बताइए होती क्यों है पिगमेंटेशन जैसे हम कहते हैं, और ख़वातीन में पिगमेंटेशन ज़्यादा होने की वजह क्या सिर्फ हार्मोनल है या उनका स्किन का टेक्सचर कुछ फ़र्क होता है और उनकी स्किन की केयर भी फ़र्क होनी चाहिए? इट्स मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। ख़वातीन में अगर आप जनरली भी लें, एक तो हमारी जो स्किन टाइप्स हैं वो फिट्जपैट्रिक स्केल होता है, 3 और 4 हैं। सो हम लोग वे कंसिडर्ड ब्राउन स्किन्स, हमें ब्राउन कहा जाता है। तो उसमें हमारी मेलानिन बड़ी अच्छी प्रोड्यूस होती है। अब मेलानिन जो होती है इट्स अ पिगमेंट जो आपकी स्किन को कलर देती है। अब हमारी मेलानिन जो वेस्टर्न लोग हैं उनसे डिफरेंट है। हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग मेलानिन होती है। उसका फ़ायदा क्या है कि वो हमारे स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और कोई भी अगर आप जैसे धूप में जाते हैं, आपकी टैनिंग की होती है, इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है बॉडी का, आपको यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज से क्यों बचना है हमने? बिकॉज वो स्किन कैंसर कॉज करता है। स्किन कैंसर इसलिए आपने देखा होगा कि ब्राउन स्किन में बहुत रेयर है, और जो वेस्टर्न यूरोपियन स्किन होती है, जो वाइट स्किन्स होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा है। तो अब ये तो उसका हो गया एक बहुत बड़ा फ़ायदा, लेकिन फिर उसके साथ ड्रॉबैक्स भी हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग मेलानिन होगी वो किसी भी छोटी सी चीज़ से भी ट्रिगर हो सकती है। उसमें हार्मोनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उसमें आपका सन एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा हो वो भी हो सकता है। इफ़ यू हैव आयरन डेफिशिएंसी वो उसको एग्रवेट करेगा, ठीक है। एंड समटाइम्स आपको वैसे ही एक अनइवन स्किन टोन स्टार्ट हो जाती है। लाइक आई सेड कि आपके मेलानोसाइट्स थोड़ी छोटी सी चीज़ से भी एकदम से रिएक्टिव हो जाता है। सही। अच्छा, लेकिन मर्दों में, मर्द भी तो यही एशियन स्किन है, उनमें भी है, उनमें पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी अच्छा होगी, लेकिन ख़वातीन क्या इस मसले को महसूस भी देखिए, ख़वातीन में थोड़ा सा इशू ये है कि उनके जो हार्मोन्स हैं वो भी पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मर्दों में भी बहुत है एशियन स्किन में। अच्छा, अब ये जो प्यूबर्टी के साथ बाजुकात पिगमेंटेशन जो है वो शुरू हो जाती है? प्यूबर्टी के साथ थोड़ी कम ही होती है। उसमें हमने कुछ टेस्ट करने, तो जैसे आयरन लेवल्स हैं, किसी को अगर पीरियड्स का इशू है, साइकिल आपकी डिस्टर्ब्ड है, उससे भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो जाता है। जो आपका सन एक्सपोजर होता है ना, दैट आप सोचो कि आप फीड कर रहे हो अपनी झाइयों को, तो इसलिए सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। प्रेगनेंसी में ख़ास तौर पे जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप देखोगे कि इट्स नॉट जस्ट द फेस जिस पे छाइयाँ होती हैं, आपके ओवरऑल बॉडी थोड़ी सी डार्कन होती है। जैसे नेक के ऊपर कुछ लोगों के लाइंस बनते हैं, आपके एब्डोमेन पे लाइंस बन जाती हैं जो स्ट्रेच मार्क्स के साथ साथ होती हैं, और एक लंबी सी लाइन बीच में डल जाती है एब्डोमेन के बीच में। और आपके फ्लेक्चर्स जो हैं, ये वाला एरिया, ये नेक वाला एरिया, ये थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन के अंडर होता है, ठीक है। तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि आपकी जब प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, वो हार्मोन ख़त्म होता है, तो आपका काफ़ी हद तक वो पिगमेंटेशन विद इन 2-3 मंथ्स बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर 100% नहीं जाती तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, उसके लिए दवाइयाँ हैं। लेकिन जो झाइयों की शक्ल में बाजू का चेहरे के ऊपर पैचेस जो हैं वो बन जाते हैं, उसके लिए भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, और प्रेगनेंसी में बाज़ात ये बड़ी कॉमन है, हो जाता है जी। और फिर आपके नहीं चले जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी जाते, स्टबर्न हो जाती हैं जी। फिर क्या करें? फिर देखें, मैं सबको यही बताती हूँ कि एक दफ़ा जब आपका मिलाज़मा हो गया, बहुत दफ़ा आपका सनबर्न हो जाए ना, तो दैट गोज़ ऑन टू मिलाज़मा। बहुत दफ़ा आपने कोई ब्लीच लगा दिया, आपकी स्किन बर्न होगी एनी केमिकल इंसल्ट के बाद, वो भी इट कैन टर्न इनटू मिलाज़मा। जैसे मैंने कहा कि हमारे मेलानोसाइट्स बड़े रिएक्टिव किस्म के, कभी कभी बहुत हाई डोज में आपने हाई फ्रीक्वेंसी लेज़र यूज़ कर दिया, उससे भी हो जाता है। अब एक दफ़ा जब मिलाज़मा बन जाए तो उसको मेंटेन करके चलना होता है 99% ऑफ द केसेस में।
अगर हम कहें कि कोई वन टाइम ट्रीटमेंट है, इट्स नॉट देयर। ठीक है। वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, ये ख़त्म होंगी, आपने प्रोसीजर्स भी कराने हैं, उसके साथ आपने मेडिसिन्स भी लगानी है, आपने अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है, सन एक्सपोजर का भी ख्याल रखना है, और उसके बाद टॉपिकल ज़्यादा लगाते हैं क्रीम्स फेस के ऊपर, और फिर इसको मेंटेन करना है। अगर आप ये कहें कि बस अब ये ट्रीटमेंट्स हो गई हैं, हमने ये दवाई 4 महीने 2 महीने 3 महीने ले लिया, इसके बाद मिलाजमा नहीं होगा, ऐसे नहीं है। इसको मेंटेन करके चलना होता है। और वो मेंटेनेंस क्या है, उसमें क्या करना होगा? मेंटेनेंस में लाइटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे विटामिन सी सीरम्स, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है वो यूज़ करते हैं। कोजिक एसिड है, अल्फा आर्बिटन है, लॉट्स ऑफ ग्लूटाथियोन की क्रीम्स हैं which are on the market that you can use. Even retinols to some extent help. तो उसको एक दफ़ा जब आप इसको एग्रेसिवली ट्रीट करते हो, उसके बाद आप इन्हीं सिरम्स के साथ मेंटेनेंस रिजीम पे आ जाते हो, तो एंड देन यू मेंटेन इट। अच्छा, क्या इससे मुकम्मल खात्मा कभी मुमकिन है कि एक दफ़ा आपको मिलाजमा हो गया या पिगमेंटेशन हो गया तो दोबारा? बहुत कम। इसको मेंटेन करना है। जैसे देखिए, मैं सबको ये बताती हूँ, ज़माने कदीम से जब से हमने होश संभाला है, या हमारे पेरेंट्स ने, या हमारे परदादों परनानों ने, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उसमें बीपी और शुगर जो है, ठीक है, वो कब से चल रहा है, ज़माने अज़ल से चल रही है, उसको भी मेंटेन ही करना है ना। देयर इज़ नो परमानेंट, दवाई लेते रहोगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करोगे, कंट्रोल रहेगा। ये भी वही चीज़ है, कंट्रोल इट, यू जस्ट नीड टू मेंटेन इट। अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जिसमें सन ब्लॉक है, आपका ग़िज़ा कैसी है वो देखना है। ग़िज़ा के बारे में अब एज डर्मेटोलॉजिस्ट हमें कुछ गाइड कर दीजिए। आई मीन एस्थेटिक फिजिशियन, आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जिन लोगों को मुलाजमा है या टेंडेंसी है, उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? अच्छा, सबसे बड़ी बात एक तो मैं ये बताती चलूँ कि स्ट्रेस रिलेटेड, स्ट्रेस की वजह से भी, और आपके जो अनइवन आवर्स ऑफ स्लीपिंग एंड वेकिंग है ना, उसकी वजह से भी आपके जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। डाइट में क्या लेना चाहिए? जनरली दे से कि अगर आप कैरेट्स या बीटा कैरोटीन एक चीज़ होती है जो कैरेट्स में बहुत ज़्यादा होती है, वो आप ज़्यादा लेंगे तो उससे थोड़ी सी फेयरनेस आती है, बट इतनी ज़्यादा कौन कैरेट्स ले सकता है? बीटा कैरोटीन में से आमों में भी सुना है कि खासी होती है बट मतलब हाउ कैन यू, इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग इट एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन ये है कि बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि आप बस कैरेट्स ही खाते रहो या जूसेस ही पीते रहो। बोले मैं तो जूसेस, फ्रेश जूसेस के भी मैं कहती हूँ कि उसके बजाय आप फ्रूट्स लो तो बेहतर है। सो इट हैज़ टू बी अ बैलेंस डाइट। कोई इस तरह का फूड नहीं है जो कैटेगोरिकली आपके मिलाजमा को ख़त्म करें, लेकिन एक बैलेंस डाइट जब आप लेते हो, एक हेल्दी डाइट लेते हो, एंड बाय हेल्दी आई डोंट मीन कि आप बहुत सारा खाओ, बाय हेल्दी आई मीन कि ख़ास प्रपोर्शंस के कार्ब्स लें, ख़ास प्रपोर्शन में अकॉर्डिंग टू योर BMI आप अपने प्रोटीन्स लें, और ख़ास पोर्शंस में अपने ये एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जैसे ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं वो लें। तो एक ओवरऑल हेल्थ जब आपकी अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली योर स्किन इज़ गोइंग टू बी हेल्दियर आल्सो। ठीक है। एंड जंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। फास्ट फूड्स, यस, यू नीड टू स्टॉप दैट। और आजकल इट्स स्टिल अंडर डिबेट कि ये जो शेवर मुर्गी है उसकी वजह से, बिकॉज वो इट्स ऑल मेड ऑफ हार्मोन्स, तो दैट कैन ऑल्सो ट्रिगर अ लॉट ऑफ स्किन इश्यूज इन योर फेस। अच्छा, अब ये प्रेगनेंसी के बाद से हम आते हैं थोड़ा लेटर एज में, जो कि प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज की एज है, विच इज़ अराउंड 50s जी। सो अब इस एज में बताइए कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो उस पर फिर उन्हें कैसे डील करना है? इस एज में भी हमने वैसे ही डील करना है जैसे हम बाकी एजेस में करते हैं डील। लेकिन जब आप मेनोपॉज में चले जाते हैं तो हमारे जो ओवरीज होती हैं फीमेल्स में, वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और जो फीमेल हेल्थ की हार्मोन्स होते हैं वो बनाना ख़त्म कर देते हैं। तो मिलाजमा तो एक कंसर्न है ही, लेकिन इसके अलावा जो कंसर्न है वो ये है कि हमारी स्किन पतली होनी शुरू जाती है। एट्रोफी, हमारी कोलेजन और इलास्टिन उस तरह से नहीं बनती, एंड टू द एक्सटेंट कि हमारे बोन्स के ऊपर जैसे मिनरलाइजेशन होती है, जैसे हम अभी वाइल हमारी मेनोपॉज नहीं है, हम जो भी कैल्शियम खाएंगे इन अ लिमिटेड अमाउंट वो सारी हमारी बोन पे जाके लगेगी। बट आफ्टर मेनोपॉज ऐसा नहीं है। कैल्शियम कैन एक्चुअली कॉज स्टोन्स। तो यू हैव टू बी, और मोस्टली जो है ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन थिनिंग होती है आफ्टर मेनोपॉज जैसे, और फिर कैल्शियम से उस खाने से फ़र्क भी इतना ख़ास नहीं पड़ता। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस होती हैं। हमारी स्किन ओवरऑल पतली हो जाती है, इट बिकम्स मोर प्रोन टू डैमेज। उसके अलावा भी हार्मोन्स अगर बॉडी में नहीं वो वाले प्रोड्यूस हो रहे तो ओवरऑल हेल्थ भी थोड़ी विमेन की थोड़ी सी जो है वो भी डाउन हो जाती है। सो उसमें फिर ये है
के हेल्दी फूड्स, एक्टिव लाइफस्टाइल, एंड देन वही सन प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर यहाँ पे आ जाते हैं कुछ प्रोसीजर्स जो हम कोलेजन इंडक्शन वाले करते हैं, एंड देन देयर सम वेरी सेफ प्रोसीजर्स जो हम आपके पिगमेंटेशन के लिए भी करते हैं। अब 50s के बाद आपके एज स्पॉट्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जो एजिंग के साथ होते हैं। और वो मलाजमा नहीं है? नो, दैट्स नॉट मेलाज्मा, बट दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन। ठीक है। एक ब्रॉड कैटेगरी आप अगर पिगमेंटेशन की करें ना, तो जैसे अक्सर आप देखें हाथों पे भी होते हैं, लोगों के स्टार्ट हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग। और उनके भी ट्रीटमेंट्स मोस्टली उसी तरह के होते हैं कि हम उनको ब्लीचिंग एजेंट्स लगा दिए या कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट्स किए जिससे आपकी स्किन जो है, जो पिगमेंटेशन है, वो सप्रेस हो जाती है। अब मेलाज्मा का जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे नॉर्मल पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं जो बॉडी में ना, जो हमारा कलर प्रोड्यूस करते हैं जी। मेलाज्मा वही जब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं ना, तो वही प्रोड्यूस करते हैं। अब उसमें द रीज़न इतना मुश्किल है इसका इलाज वो ये कि वो नॉर्मल हमारे सेल्स हैं, कोई एब नॉर्मल सेल्स नहीं है, वही हाइपर एक्टिव हुए हैं। अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे टोटली, तो वहाँ पे वो स्किन का कलर भी बनाना छोड़ देंगे, वो बिल्कुल आपके वाइट पैचेस वहाँ पे बन जाएंगे। अच्छा, अब ये चूँकि आप मेलानिन का जिक्र करी हैं बार बार, तो बाज़ों का स्लीप इंड्यूसिंग जो हार्मोन्स या इस तरह की चीज़ें लेते हैं लोग, तो उसमें ये हार्मोन होता है, तो मेलाटोनिन होता है। हाँ, मेलाटोनिन होता है, लेकिन वो भी स्लाइटली करता है। तो क्या फिर उसकी डोज को भी देखना चाहिए जिन लोगों में टैनिंग या कलर का प्रॉब्लम उसके डोज को भी देखना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा डोज में नहीं होता। और जो स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उन जिनके अंदर मेलाटोनिन कम होता है, जनरली उसी में हेल्प आउट करते हैं वो। सो इतने डोज में वो हम नहीं लेते कि हमें पिगमेंटेशन हो जाए। ठीक है। इट नीड्स मच हायर डोजेस फॉर पिगमेंटेशन। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा, आपने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आई होप कि जिन लोगों को ये मसला होगा, एक ही जैसे डॉक्टर नदा ने बताया कि इसकी मैनेजमेंट है, और वो इफेक्टिव मैनेजमेंट जितनी होगी उतना ही आप इस मसले को कम से कम फील करेंगी। थैंक यू अगैन। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ